हाँ बच्चों, तो देखिए बेटा, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का है ना, फिफ्थ वाला टॉपिक है आज हमारा, यानी फिफ्थ लेक्चर है। और आपको पता है कि इसमें पीजीआर में, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में, हमने अभी लास्ट में कल क्या पढ़ लिए थे? ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे सीके भी बोल देते हैं। तो जो साइटोकाइनिन है, इसकी जरा उस पर जाइए, एनसीईआरटी में देखो, डिस्कवरी जो स्टार्टिंग में ना बेटा, डिस्कवरी, उस पर जाइए। जब डिस्कवरी में जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि स्कूप, एफ स्कूप लिखा हुआ है ना बेटा, ध्यान से सुनना जरा। इन्होंने क्या देखा? इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको। देखिए, मतलब ये जो इनकी जो बेटा कहानी है डिस्कवरी की, किस तरीके से बोला गया, वो थोड़ा बच्चों को समझने में लगता है कि क्या कहना चाह रहा है। आप देखो, खुद पढ़ के देखेंगे तो बड़ा ऐसा लगेगा अजीब सा, है ना। इन्होंने एक्चुअली में टोबैको प्लांट के इंटरनोडल, एक्चुअली में होता क्या बेटा, आप जानते हो कि जैसे ये नोड होते हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंटरनोड होती है ना। ये नोड होते हैं, ये इंटरनोड होते हैं। तो इंटरनोड सेगमेंट, जो इंटरनोडल सेगमेंट है दो नोड के बीच का, उस इंटरनोड के सेगमेंट की सेल्स को जब टिश्यू कल्चर में ग्रो करा कर देखा, तो उससे कैलस बनता है। क्या बनता है? टिश्यू कल्चर मैंने बताया था आपको, ग्रुप ऑफ सेल बन जाती है ना, या मैं बोलूं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको कैलस कहते हैं। मतलब जैसे बेटा, ये ये कैलस है। क्या ये? लगातार मतलब डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप, है ना। तो जब आपने वो सेल्स रख के देखी, उनसे कैलस बनने के लिए टिश्यू कल्चर में इन्होंने देखा, स्कूग ने, उसके लिए क्या क्या जरूरत थी, यानी ऑक्सिन के साथ, ऑक्सिन तो देना ही पड़ेगा टिश्यू कल्चर में, ऑक्सिन के साथ इनमें से कोई एक चीज और सप्लाई करनी पड़ेगी, इनमें से कोई एक चीज और देनी पड़ेगी। डीएनए भी ऐड कर देता हूं। मतलब देखो, या तो एक्सट्रैक्ट ईस्ट का ऑक्सिन के साथ, अभी साइटोकाइनिन नाम नहीं बोलना है, या तो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, उसका सेप्सा, या वास्कुलर टिश्यूज वास्कुलर बंडल का एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क, या डीएनए, है ना। इन सब में से कोई भी एक चीज ऑक्सिन के साथ मिलानी पड़ेगी, तब कैलस का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात आप समझे?
देखो अब उसकी लाइन ही बताता हूँ, एनसीईआरटी की एसएस लाइन पढ़ता हूँ। Abe Scoop and his co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stem के इंटरनोडल सेगमेंट से कैलस, ब्रैकेट में लिख रखा है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी लगातार डिवाइड करने वाली सेल का ग्रुप, वो कब बनेगा? प्रोलिफरेट ओनली, केवल तब बनेगा यदि इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद, ऑक्सीजन के अलावा न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने क्या सप्लीमेंट किया, क्या डाला? वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एक, या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है बेटा, या तो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क या टी। बात समझ गया आप? ये पूरी एक सेंटेंस यहां तक आके खत्म होगा। तो इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि बहुत से बच्चे बार बार बेशक एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब समझ में नहीं आता तो उसे छोड़ के आगे बढ़ लेते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही कुछ है ना, छोड़ के आगे चलते हैं। लेकिन जब आप अगर पूछो कि क्या थी डिस्कवरी साइटोकाइनिन की, स्कूग ने क्या किया था, तो फिर वो अगर मगर करने लगते हैं। इंटरनोडल था, ईस्ट का था, है ना, वो उसको समझ नहीं पाते कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। यानी सेंटेंस सब समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा है? कि देखो बार बार मैं फोकस कर रहा हूं इस बात पे, क्योंकि ये सबसे कठिन पार्ट है, जो शुरू की जो 4 लाइनें हैं बोलने में, है ना। बाकी चीजें आसान है, कि इन्होंने बड़ा कठिन दिया है एक्चुअल में, कि अगर टोबैको स्टेम, टोबैको प्लांट है एक, उस प्लांट के स्टेम के इंटरनोड वाले सेगमेंट से, या उसकी सेल से, मतलब सेगमेंट से मतलब उसकी सेल से, अगर कैलस बनाना चाहोगे टिश्यू कल्चर में, या कैलस प्रोलिफरेट कराओगे टिश्यू कल्चर में, तो उसके लिए ऑक्सीजन के साथ में क्या आवश्यक है? इनमें से कोई एक, ठीक है। क्योंकि ये देखने में आया कि इन सब में सेल डिवीजन प्रमोट करने की एक्टिविटी या क्षमता पाई जाती है। सेल डिवीजन प्रमोट करने की एक्टिविटी पाई जाती है इनमें। ईस्ट जो फंगस है, या तो उसका सेप एक्सट्रैक्ट, मतलब बेटा एक्सट्रैक्ट होता है ना, जैसे किसी पत्ती में से जूस सा निकालो, छोटा सा जूस सा पत्ती का, जैसे तुमने आयुर्वेदिक दवाएं अगर देखी हो तो लिखा रहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ, ऐसे ऐसे करके, चाहे कोई कुछ भी हो, है ना, उनके एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं बहुत छोटे छोटे कंसंट्रेट। तो ऐसे ही ईस्ट का एक्सट्रैक्ट या तो काम करेगा, सेप समझ लो, लिक्विड समझ लो, उसका लिक्विड सा जूस सा, या वास्कुलर टिश्यूज या वास्कुलर बंडल का, या कोकोनट मिल्क, या डीएनए, ठीक है। अब तो समझ गए मैंने इस पे इतनी ज्यादा फोकस क्यों किया बार बार, क्योंकि सेंटेंस वो समझ में नहीं आता, वो 4 लाइन इकट्ठी हैं। तो ये अब तुम भी जानते हो, अब बेशक तुम्हें समझ में आ भी गई हो बात, लेकिन आप जानते हो कि पहले से समझ में ये नहीं आता था, ठीक है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो बेटा ये स्कूग ने बताया, उसके बाद वो मिलर, मिलर बाबू आए, आई थिंक देखिए 1955 है क्या? स्कूग और मिलर फेमस है इसमें, है ना, स्कूग और बेटा मिलर। तो मिलर ने क्या बताया कि ये कुछ ऐसे अच्छा, साइटोकाइनेसिस क्या होती है आप जानते हैं? साइटोकाइनेसिस से ही तो ये नाम आया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी सेल डिवीजन। जब आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसको फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का डिवीजन, है ना बेटा। तो यहां पर जो साइटोकाइनेसिस है उसी से नाम साइटोकाइनिन, इसका मतलब अगर जनरलाइज वे में सीधा सीधा बोलें, सारे वो सब्सटेंस जो कि केमिकल्स जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं, एक्टिवेट, है ना, प्लांट में, उनको हम साइटोकाइनिन्स वगैरह बोल देते हैं। तो इन्होंने साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाले सब्सटेंसेस को देखा और आइसोलेट किया प्लांट से, किसने? मिलर ने, है ना बेटा।
तो ये मिलर के बाद, क्योंकि आगे भी बात बताएंगे अभी। यहाँ देखो, यहाँ डिस्कवरी में तो इतना ही लिखा होगा शायद। और उनको काइनेटिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? काइनेटिन। यानी साइटोकाइनेन्स काइनेटिन ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं? एक ही बात है ना बेटा। साइटोकाइनिन तो हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि साइटोकाइनेसिस से आसान सा लग रहा था ना नाम। नहीं तो वैसे इनका ग्रुप जो था वो काइनेटिन था, सभी सब्सटेंस को। इसका मतलब ये है कि साइटोकाइनिन कोई एक सब्सटेंस नहीं है, अलग अलग तरीके के हैं, है ना बेटा। ऐसा नहीं है जैसे वहां पे नहीं था ऑक्सीजन, बस आई ऐसे ही कुछ। यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग सब्सटेंस। चाहे वो ईस्ट के एक्सट्रैक्ट में मिल जाए, चाहे वो उसमें मिल जाए, है ना, वास्कुलर बंडल के एक्सट्रैक्ट में, चाहे ईस्ट उसमें मिल जाए, क्या कहते हैं, सॉरी, कोकोनट मिल्क में, आगे बताऊंगा, मेज में, जिया मेज में मिल जाए। वो सबके सब जिनमें भी साइटोकाइनेसिस एक्टिविटी थी वो काइनेटिन के नाम से जाने गए। ठीक है। अब देखिए आगे साइटोकाइनिन पर आ जाइए। ये तो हिस्ट्री की बात होगी, इसके कंटिन्यूएशन में हम क्या पढ़ेंगे? साइटोकाइन। जैसा कि आप जानते हैं, तो ये माना जाता है कि नेचुरली साइटोकाइनिन्स प्रेजेंट नहीं है प्लांट में। नेचुरली साइटोकाइनिन प्रेजेंट नहीं है। केमिकल वैसे है क्या इसका केमिकल फॉर्म? आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन, ये है। तो एक बात तो कॉमन सेंस से हमें पता चल रही है कि भाई साहब, ये प्यूरिन बताया था मैंने पहले भी, प्यूरिन या एडेनिन बताया था मैंने, नाइट्रोजन बेस उसका ही डेरिवेटिव। इसीलिए तो वहां पे भी पीछे जब उसने बोला था स्कूग ने, तो वहां पे डीएनए भी तो था, एक्सट्रैक्ट ऑफ, है ना, या कोकोनट मिल्क या डीएनए। तो बेटा यहां पर अब देखो, सुनो, जब इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था ना, सबसे पहले साइटोकाइनिन प्रमोट करने वाली एक्टिविटी रखने वाला कोई सब्सटेंस जो इस टाइप से डायरेक्ट जो सेल डिवीजन पे असर हो, तो कहां से आइसोलेट किया गया था? लीजिए, देखा साइंटिस्ट की पहुंच कहां कहां तक है, कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। हेरिंग एक फिश होती है, उस हेरिंग फिश के स्पर्म, जो उसका मेल गामेट है, के डीएनए से आइसोलेट किया गया सबसे पहले। जैसे ऑक्सीजन को ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया तो सबसे पहले, समझ रहे हो? क्योंकि स्कूल ने ये तो बोल दिया था कि इन सबका किसी का यूज करेंगे तब बन सकता है, लेकिन आइसोलेट सबसे पहले जब हुआ था कोई ऐसा सब्सटेंस साइटोकाइनिन जैसा, वो कौन कहां से हुआ था? अच्छा बेटा, ऑटोक्लेव। एक्चुअली में ऑटोक्लेव, यहां लिखा हमने ऑटोक्लेव्ड, है ना। ऑटोक्लेव नाम का एक एपरेटस होता है, जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुम जानोगे। जैसे तुम समझ लो, माइक्रोवेव ओवन होता है कि उसमें गर्म कर देते हैं, या तुम पेटीज वेटीज लेने जाते हो तो वो गर्म करके उसमें थोड़ा दे देता है आपको, है ना। ऑटोक्लेव लेबोरेटरी का माइक्रोवेव ओवन है। जो लेबोरेटरीज होती है ना, जैसे हमारे कॉलेज में भी, हमारे यहाँ भी है, महाराज सिंह कॉलेज में, एमएससी लैब में ऑटोक्लेव। तो उसमें क्या होता है कि एक सेट कर दिया था टेम्परेचर, किसी को भी ड्राई करना होता है जब मटेरियल को, या है ना, स्टरलाइज करना होता है ना, तो ऑटोक्लेव के थ्रू किया जाता है स्टेप्स। डिहाइड्रेट करना, या मतलब समझ रहे हो ना, या
उसको स्टरलाइज करना, माइक्रोस वाइक्रोस को मानना उस मटेरियल में, माइक्रो फ्री करना। ऑटोक्लेव एक ऐसा अपरेटस है लेबोरेटरी का, लैब का, समझ गए ना, जिसमें कि टेम्परेचर सेट करके जितना चाहो ऐसे कर सकते हो। तो एक इस टाइप से ऑटोक्लेव्ड, मैंने ऑटोक्लेव में जो रखी हुई थी फिश, उसके स्पर्म के डीएनए से आइसोलेट किया गया। समझ गए इस लाइन का मतलब भी? तो यहाँ पे लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं जो बच्चे, इसीलिए मैं आराम से बातें बता रहा हूँ। इसका ये मतलब है। अच्छा, वहां फिश भी नहीं लिखा मुझे लगता है एनसीईआरटी में, तो हेरिंग लिखा हुआ है, हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग एक्चुअली फिश है, ठीक है, एक मछली का नाम। देखो, जबकि हम प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं और कहाँ कहाँ बातें कर रहे हैं, ह्यूमन यूरिन की, फिश स्पर्म डीएनए की, है ना, कहाँ कहाँ ये शुरुआत में मिले। तो कमाल की बात है, सबकी डिस्कवरी कुछ ना कुछ ऐसे ही है। वो जिब्रेलिन फंजाई, ये सोच रहे फंजाई प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि है सब प्लांट के हार्मोन। अच्छा, अब हमने बताया नॉर्मली नेचुरल साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो ये था, जैसे अगर पहला अगर हम बात करें, कौन था साइटोकाइनिन, ये। लेकिन नेचुरली साइटोकाइनिन प्रेजेंट नहीं होते नेचुरली प्लांट में, लेकिन उनके जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमने कलेक्टिवली काइनेटिन बोल दिया था। साइटोकाइनिन जैसे सब्सटेंस, जैसे कि नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन जैसा ही सब्सटेंस ऑब्टेन किया जियाटिन। क्या किया? बनाया नहीं है वो कोई हमने आर्टिफिशियली, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस, या उसकी जैसी एक्टिविटी रखने वाला ना बेटा, सब्सटेंस। अच्छा, जियाटिन तुम्हें पता है ना, जेड, ये जिया मेज का नाम था, तो उससे नाम आया जियाटिन। कोकोनट है ना बेटा, कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क भी कह सकते हो आप, या कोकोनट कर्नेल कह सकते हो। मतलब कहने का यह है कि मेज कर्नेल या कोकोनट से ऑब्टेन किया गया था, और उसको नाम दिया गया था जियाटिन, ठीक है। तो कोकोनट मिल्क में या जो उसका एंडोस्पर्म होता है ना, वाटर, सब एक ही बात है, अंदर जो एंडोस्पर्म, उसमें भी इसका अंदर सेल डिवीजन प्रमोटिंग क्षमता, ठीक है। और मेज कर्नेल में भी है, मतलब मेज मतलब भुट्टा, ठीक बात है। तो और अगर मैं आपको और एक दो साइटोकाइनिन के नाम बताऊं ऐसे ही, एक होता है बाप, बीएपी, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, है ना, मतलब अदर साइटोकाइनिन्स या साइटोकाइनिन एक्टिविटी लाइक सब्सटेंसेस, बाप बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। बस इसके बारे में खास बात यह है, ये कि अकेला ऐसा साइटोकाइनिन है जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है। एक्चुअली में टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन तो देखो, आईए भी होता है, एनए, आईवीए, 2,4-डी, ये चारों होते हैं टिश्यू कल्चर में यूज, जब कोई छोटा सा बेबी प्लांट बनाना होता है टिश्यू कल्चर में। लेकिन साइटोकाइनिन में केवल कौन यूज होता है? बीएपी बाप। तो ये आप एक जगह नोट कर लेना, नोट कर लो, बीएपी बाप को नोट कर लो, बेंजल अमीनो प्यूरिन, इट इज द ओनली साइटोकाइनिन, it is the only cytokinin which can be used in tissue culture. Only CK which can be used in टिश्यू कल्चर, यानी जिसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जा सकता है, ये अकेला ऐसा साइटोकाइनिन है। वैसे और भी हैं, ट्राइकेंथिन भी है एक, आइसोपेंटालेडेनिन, आईपीए है,
बट उनके नाम की आपको जरूरत है नहीं। मतलब जो मैं साइटोकाइनिन्स के नाम बता रहा हूं आपको, ऐसे काइनेटिन और भी हैं। देखो आइसोपेंटाइल एडेनिन, उसमें भी एडेनिन आ रहा है। हाँ, तो आईपी कहते हैं उसको। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, बस आप ये नाम याद रखेंगे, तो साइटोकाइनिन, जियाटिन और ये बीएपी, ये याद रख लीजिए। इट इज ओनली सीके है ना विच कैन बी यूज इन टिश्यू कल्चर। अब इसके बेटा एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। और हम जो बात कर रहे हैं ना कि चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये सब बात, ये अभी, तो ये नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हो ना बात को। नई एनसीईआरटी जहां पे कि मतलब उसी पे एब्सिसिक एसिड एथिलीन पे एंड है ना। उसके बाद में और कुछ नहीं है, देखो। हाँ, पुरानी में बहुत कुछ है। नई वाली एनसीईआरटी हमारी नहीं, पुरानी पुरानी पुरानी, देखो नई है। अब देखो तुम अपनी से मैच करो, और ये कहानी खत्म। ये एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड के बाद में यहाँ पे कहानी खत्म। ना ना ना, वो नहीं आ रही है ना। बस थोड़ा थोड़ा उनका नाम बता दूंगा, मैं आइडिया दे दूंगा कि क्या होते हैं पुरानी के अकॉर्डिंग। अब सुनिए, साइटोकाइनेन, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है। अच्छा, तो एक बात और है, अगर एनसीईआरटी की लाइन की मैं बात करूं कि कहां मिलना चाहिए प्लांट में, तो प्लांट के उन पार्ट में पाया जाना चाहिए जहां पे सेल डिवीजन एक्टिविटी ज्यादा होती है ना। जहां पे सेल ज्यादा डिवाइड करती है ना, प्लांट के हर पार्ट में तो सेल डिवाइड नहीं करती ज्यादा। तो आप जानते हैं जहां पे मेरिस्टेम वाले पार्ट है वहीं पे तो ज्यादा डिवीजन होता है। रूट अपेक्स, सूट अपेक्स या बड्स, है ना। बड भी अपेक्स पे जो होती है, एपिकल बड्स, वो भी मेरिस्टेम वाला ही पार्ट है ना बेटा। या फिर यंग फ्रूट्स वगैरह। तो ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप देख लें कि कहाँ कहाँ मिलता है। वो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे पार्ट जहां पे सेल डिवीजन ज्यादा होता है। ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि इनको, फिर से मैंने बोला ना, ये नाम मैंने बोले, जैसे अब आप बिल्कुल अगर उसी के रट्टाफिकेशन पे जाओ, तो तुम शायद देखना एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा सूट अपेक्स, नहीं रूट अपेक्स, और सूट बड लिखा है, क्या लिखा है ना, और यंग फ्रूट। हाँ, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि रूट अपेक्स, सूट अपेक्स, है ना, या मैंने बोला था कि सूट एपिकल बड्स, जो एपिकल बड होती हैं, यंग फ्रूट। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमें समझ में आना चाहिए कि डिवीजन कहाँ होगा। तो रूट या सूट के अपेक्स पे होगा, टिप पे, या जो यंग पार्ट होंगे उनमें होगा, मैच्योर में नहीं होगा। तो इसलिए समझ के रखा करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। अब पहले नंबर पे हम इसका वही फंक्शन लिखते हैं कि सेल डिवीजन। भाई साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। मतलब आप जानते हो कि सेल डिवीजन करता है, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि प्लांट के पार्ट्स की जो ग्रोथ है उसके लिए जरूरी है ना। उसमें रोल प्ले करेगा प्लांट ग्रोथ में बेटा। और इसके अलावा अगर कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है, कहीं कोई प्लांट में चोटिल हो जाता है पार्ट, है ना बेटा, लॉस हो जाती है सेल्स, तो उसकी हीलिंग नहीं करेगा। इंजरीज और वुंड्स, है ना, घाव मतलब,
तो ये बात सेल डिवीजन, ये इसका मेन प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? जैसे आपको पता है उसकी जिबरेलिन की स्टेम इलोंगेशन प्रॉपर्टी मेन थी। क्यों, इसका तो नाम ही इसी बात पे साइटोकाइनेसिस पे भाई। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये बात तो आपने बोल दी, अब और क्या लिखें हम इसमें, दूसरी बातें और क्या लिखेंगे? बहुत एक जबरदस्त पॉइंट एक और आएगा, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। काउंटर करना ऑफ एपिकल डोमिनेंस। बेटा ये काउंटर करने का काउंटर एक्शन, काउंटर एक्शन इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि अपोजिट काम करना, यानी एपिकल डोमिनेंस का विरोध करना। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सिन की वजह से जो एपिकल डोमिनेंस नहीं होती थी, कि अपेक्स पे ऑक्सिन चूंकि ज्यादा होता है तो अपेक्स की ग्रोथ होती चली जाती थी, लेटरल ग्रोथ नहीं हो पाती थी। साइटोकाइनिन क्या करता है, अगर देखिए अब उसके दो ऑप्शन थे, या तो एक है कि आप उसके टिप को काट दें, डिकैपिटेट कर दें, तो लेटरल पार्ट्स की ग्रोथ होगी, या फिर आप कुछ मत करिए, आप साइटोकाइनिन स्प्रे कर दीजिए, मतलब साइटोकाइनिन उसको प्लांट को दे दीजिए ज्यादा एक्स्ट्रा अलग से, तो वो ऑक्सिन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सिन के प्रभाव को, और फिर लेटरल पार्ट्स की ग्रोथ कराएगा। कपड़े हम बात नहीं आई, यानी फिर टिप को काटने की जरूरत नहीं है ना। लेटर पार्ट्स की ग्रोथ, आपने उस पे वो स्प्रे कर दिया साइटोकाइनिन, तो उसने उस ऑक्सिन को वहां पे न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको याद है मैंने बताया था कि या तो सिम काम करते हैं अपोजिट, तो ये अपोजिट काम कर रहे हैं दोनों, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इस एस्पेक्ट में। ग्रोथ तो दोनों ही कराते हैं, लेकिन इस एस्पेक्ट में यानी एपिकल डोमिनेंस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक एपिकल डोमिनेंस कराता है, एक उसको रोकता है। समझ गए बात को? लेटरल ग्रोथ कराता है या लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है, या लेटरल सूट फॉर्मेशन, एनसीईआरटी में लिखा होगा लेटरल सूट फॉर्मेशन कराता है, ये उसकी लाइन में लिखा हुआ है, देख लेना लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अपेक्स को रोकेगा तो लेटरल की ग्रोथ तो होगी होगी ना, वो पॉइंट एक ही साथ रिलेटेड है। तो ये भी बहुत जबरदस्त एक्शन है इसका, यानी ये अपोजिट काम करता है, ऑक्सिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? मेरे हिसाब से बेंच रखी है भैया तो आज का, पहली बार बैठा मैं बेंच में। मैडम बैठ जाती हूँ, फिजिक्स वाली मैडम आती है। अच्छा, केमिस्ट्री, फिजिक्स की तो सर आती है, पहले एक मैम भी आनी चाहिए एक बार। फिजिक्स के तो हाँ सर आते हैं कई, है ना। एक तो ये मुर्तजा सर आते हैं, एक वो हमारे एमएस कॉलेज के भी वो अमन सर आ जाते हैं फिजिक्स में।
केमिस्ट्री में सचिन सर आते हैं या मैम, एक पहले मगन सर आते हैं। बायोलॉजी में भी 3 लोग यहाँ पे आते हैं ना, राजेंद्र सर हैं, एक मैम है, कोमल मैम, कोमल फातर, और एक बेटी सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लिया बेटा। अब देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट। देखिए चक्कर क्या है, मैं आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप, कि मैं बता रहा हूँ कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही रहे, और आपको कोई थोड़ी थोड़ी जानकारी दे भी रहा हूँ। यहाँ पे बेटा जैसे डिले इन लीप सेंसेस है पॉइंट आपके, रिचमंड लैंग इफेक्ट बहुत फेमस वो था, ये पॉइंट होता क्या है पता है, ये जो साइटोकाइन है ना बेटा, ये प्लांट की एजिंग को कम करता है। सेनेसेंस मतलब एजिंग। अच्छा तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, ध्यान सुनना, कि फ्रूट की सेनेसेंस को जिब्रेलिक कम करता है, उनका मार्केट पीरियड बढ़ा देता है बेटा, ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रखता है। ऐसी अगर लीव्स की बात की जाए, तुमने देखा है कि पत्तियां एक सीजन सा पतझड़, उसमें और देखा होगा कि वो पीली पीली होके गिर जाती हैं, पीली और रेड सी हो जाती हैं ना बेटा, तो वो सेनेसेंस हो गया उनकी एजिंग, फिर नई पत्तियां आती हैं। अगर आप प्लांट के ऊपर तो छोड़ो ही छोड़ो, अगर प्लांट से भी लीफ को या फ्लावर को आपने तोड़ दिया, फ्लावर भी एक्चुअली में लीव्स का ही तो वो है, फ्लोरल लीव्स होती हैं वो, सेपल पेटल है ना, वो भी फ्लोरल लीव्स बोली जाती हैं, पेटल सेपल वगैरह। अगर आप किसी फ्लावर को या लीफ को तोड़कर प्लांट से भी, और अगर आपने साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में डुबो दिया, मतलब मार्केट से लेबोरेटरी से साइटोकाइनिन का सॉल्यूशन लाए और उसमें डुबो के रख दिया, वो 10 दिन तक भी ऐसे कैसे बना रहेगा फ्रेश, ग्रीन, मतलब पत्ती है वो ताजा बनी रहेगी। जैसे होता है ना बाहर अगर पड़ी रहेगी तो सूख जाएगी, वो ताजा बनी रहेगी फ्रेश। मतलब समझ रहे हो ना आप, एंटी एजिंग है ये। तो ये खास तौर से फ्रूट की सेंस में तो जिब्रेलिन लगा देना तुम, और अगर लीव्स या फ्लावर की बात आए तो आप साइटोकाइनिन लगा देना। तो पता है इन्होंने ये बोला था, रिचमंड लैंग ये साइंटिस्ट थे, रिचमंड और लैंग, इन्होंने ये बताया था कि साइटोकाइनिन, खुद देखो होता क्या है, जब ये पत्तियां पीली पीली पड़ती है ना, ये ऐसे पीली पड़ के गिर जाती हैं, तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है बेटा, है ना, किलो पत्ती ग्रीन दिखाई दे रही है, क्योंकि चक्कर क्या है, ऐसा नहीं है कि कैरोटीनॉइड नहीं है, कैरोटीनॉइड भी है प्लांट में, लेकिन आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल इतना ज्यादा होता है कि कैरोटीनॉइड को मास्क करके रखता है, कैरोटीनॉइड जेंथोफिल उनको मास्किंग करके रखता है उनके ऊपर, है ना, वो तो डोमिनेंट है। जब क्लोरोफिल डिग्रेड होता है ना, प्रोटीन डिग्रेड होता है, जैसे वो पत्तियां पीली पीली पड़ती हैं उनकी एज होती है, और क्लोरोफिल डिग्रेड होता है, तो वो जो कैरोटीनॉइड है ना, वो अपना असर दिखाने लगते हैं, कलर, वो पहले भी थे अब भी हैं, ऐसा नहीं बढ़ गए, लेकिन अब उनको जो छुपाने वाला था क्लोरोफिल कवर वो हट गया, तो वो दिखने लगे। इसीलिए कोई पत्ती आपको पीले से येलोइश दिखाई देती है, कोई रेडिश दिखाई देती है, कोई ऑरेंज सी, है ना, अलग अलग आपको कलर की सी दिखती है, देखा होगा आपने। नहीं तो ऑटम लीव्स करके या ऑटम कलरेशन करके कभी सर्च भी मार के देखना, क्या बेहतरीन सुंदर सुंदर पत्तियां दिखाई देंगी। हाँ, यशराज की मूवीज में तो गाने वाने रोमांटिक चलते थे तो वो पत्तियां जरूर दिखाते थे वो। हाँ, वो उसका ट्रेडमार्क था। तो बात समझे आप, तो पता है ये साइटोकाइनिन उस प्रोटीन और क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन को रोक देता है, तो सेंस डिले हो जाती है ना। जैसे आज बोलते हैं कि भाई ये खाओ ये लगाओ, ऐसे चीज नहीं ना, और तो ये कहने की बात है, ऐसे ओल्ड एज कहीं नहीं रोकेगी, लेकिन वो साइटोकाइनिन, लेकिन फिर भी एक बात मैं बताता हूं आपको, ज्यादातर हर जगह वो है जो केरोटीन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट, तो जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने वाले सब्सटेंस हैं, वो आपकी एजिंग को भी प्रिवेंट
करते हैं। यानी अगर आप सही खाना पीना खाते हैं, सभी, है ना, घर का खाना खाते हैं, रंग बिरंगी सब्जियां खाते हैं, रंग बिरंगी शब्द बोला मैंने, क्योंकि बायोलॉजी का बंदा हूं मैं, आपको बता दूं, जितनी ज्यादा रंग बिरंगी सब्जी फल होते हैं, उतना ही आपको कैरोटीनॉइड्स ज्यादा मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। बैंगन है ना, लौकी है, गाजर है, शिमला अगर अफोर्ड कर पाते हैं, और इतनी महंगी एक तो हो गई है, अलग अलग कलर की शिमला है। ग्रीन वाली तो बहुत सस्ती होती है, रेड येलो बहुत महंगी होती है ना। ऐसे ऐसे, तो जितने ज्यादा पपाया है ना, तो जितने ज्यादा कलरफुल आप गुआवा ये सब जो फ्रूट्स खाते हो, ग्रेप्स हैं, ब्लैक वाले भी हैं, वो सब है। खैर, तो बैक टू टॉपिक आते हैं हम लोग। और गुलकंद वुलकंद सा भी खा लेते हैं लोग बाग, नहीं हो तो उसका गुलाब का गुलकंद बन जाता है, फ्लावर्स का, हाँ। तो वो भी फ्लावर्स में तो एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छे होते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं गुलाब का फूल खा लेता था, बोलते हैं कि बड़ा अच्छा होता है, और हाँ, है, हाँ पेटल बेटा, पेटल ना उसके जैसे धोके, हाँ 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 हाँ, प्रसाद में, अरे हमारे उनमें प्रसाद में तो बहुत चलता है ये, जो जैसे बांके बिहारी या इस टाइप के जो होते हैं, आज कहीं जैसे जाते हो, तो वो जो होता है, मिल्क केक सा, मिल्क केक सा होता है ना, जो ब्राउन ब्राउन सा प्रसाद, उसके साथ में मिली हुई रहती है पंखुड़ियां, सही कह रहे हो बिल्कुल ये बात। तो चलिए, तो इसमें नोट कर लें आप बात को, इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट बोला गया था। LNG, लॉन्ग नहीं है ये ये ए है बेटा, ये दो बंदों के नाम है। हाँ, एक रिचमंड था और एक लैंग था। लॉन्ग बोल दो लॉन्ग मत बोलो। साइटोकाइनिन प्रिवेंट्स degradation of prevent degradation of proteins and chlorophylls। न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन भी करता है, जैसे मैंने पहले भी एक बताई थी। एंटी एजिंग हार्मोन, हम लोगों के लिए एंटी एजिंग ऐसी विटामिन किसको बोला था, एंटी एजिंग विटामिन, सही बोल रही है, विटामिन सी। इसे सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स खाओगे आप, है ना,
तो उससे आपको नींबू, संतरा, अमरूद, लोग बाग सोचते नहीं कि गुआवा बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है जबकि खट्टा नहीं लगता। अमरूद में विटामिन सी बहुत होता है। तो विटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी नाम है उसका, वो भी ऑक्सीडेशन को रोकता है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह। पता है, जो सब्जी वाले हैं ना, वो ये तो नहीं जानते कि इसका क्या नाम है। वो तो बस ये जानते हैं कि अगर कटहल, जैसे कटहल काट के देते हैं लोगों को, तो क्या बेटा, कटहल जब काट के दिया ना, तो जो कटा हुआ हिस्सा है फिर उनका पास जो रखा रहेगा मान लो बहुत देर तक, तो वो काला काला पड़ जाएगा। जैसे सेब काटते हैं, सेब काटने के बाद थोड़ी देर बाद देखें तो थोड़ा थोड़ा ब्राउन सा हो जाता है ना, तो ऐसे काट देते हैं तो वो सरफेस कटहल की बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो क्या करते हैं पता है, वो जैसे आप काट के कटहल किसी को दिया, तुरंत उस पर नींबू लगा देंगे, नींबू का सरफेस पर, तो वो काला नहीं पड़ेगा। तो देख लो है ना, कितनी चीजें ऐसी हैं, यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट है ना बेटा। ये काला जो पड़ता है क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। फिर हमें ग्राहक क्या करता है, अरे ये तो बहुत पुराना लग रहा है ना। हालांकि ज्यादा पुराना भी नहीं होता ना, तब भी मतलब वो काला हो जाता है। तो इसीलिए फिर हम लोग घर पे क्या करते हैं, जो फ्रूट्स जैसे कटे हुए रख जाते हैं या कुछ ऐसे सब्जी, तो हम उसके ऊपर ऊपर से परत निकाल देते हैं हल्की हल्की सी, तब खाते हैं, फिर ऐसा होता है ना। तो चलिए आगे बढ़े, लिख लिया ना। एक इसकी छोटी छोटी बातें हैं, नोट कर लिया अब तो। ये एनसीईआरटी का पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, डायरेक्ट देख लेना। क्लोरोफिल और न्यू लीव्स का सिंथेसिस कराता है साइटोकाइनिन। ठीक है। और एक लास्ट बात और लिख देता हूं मैं, मॉर्फोजेनेसिस, जैसे लिखा नहीं कहीं पे एनसीईआरटी में। सेनेसेंस वाली बात तो लिखी थी, बस मैंने उसकी हेडिंग लिख दी थी, लिखा तो था ही। काउंट्रैक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंसी आपकी एनसीईआरटी का ही पॉइंट था। ठीक है, बस उसको मैंने किया। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या है, देखिए ध्यान सुनो ये बच्चों। टिश्यू कल्चर में जब आप देखिए, टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर, कि प्लांट के किसी भी पार्ट के, चाहे रूट, स्टेम, लीफ, उसकी सेल्स लेकर के और आप नए प्लांट बना सकते हैं टिश्यू कल्चर में डायरेक्ट, है ना बेटा। तो पहले बनता है कैलस, क्या बनता है, कैलस, और फिर बनता है पूरा प्लांट। तो बच्चों ध्यान सुनो, तो उस कैलस से जब प्लांट बनता है ना बेटा, तो उसके लिए क्या बनना है चाहिए, पहले रूट, मतलब रूट बनेगा और सूट का डेवलपमेंट होगा, स्टेम का, यही तो होगा, रूट और सूट का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फो मतलब उसके पार्ट्स का, जेनेसिस बनना, है ना। अब उसके लिए पता है, ऑक्सिन और साइटोकिनिन दोनों का एक प्रिपोर्शन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रूट और सूट बनने के लिए ऑक्सिन और साइटोकिनिन का एक रेशियो, उसको बोलते हैं साइटोकिनिन ऑक्सिन रेशियो। बात समझ गए आप।
टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशियो जरूरी है मॉर्फोजेनेसिस के लिए। रूट्स और बेटा ये रूट्स। और अगर साइटोकाइनिन अपन ऑक्सिन 1 है, 1 के बराबर है, देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे, अगर मान लीजिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, अच्छा दोनों चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो बात नहीं बननी। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, जैसे तुम्हें याद है अभी जब साइटोकाइनिन की डिस्कवरी पड़ी थी तो बोला नहीं था उसने, स्कूग ने, कि ऑक्सिन के साथ इनमें से कोई एक चाहिए, है ना। तो वही साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशियो अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सिन के मुकाबले, ये तो मतलब हुआ। तो सूट बनेगा पहले, क्या बनेगा, सूट मतलब ऊपर वाला पार्ट टिश्यू कल्चर में। और अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन 1 से कम है तो रूट डेवलप होगी। और अगर एक है ना बेटा, दोनों बराबर है क्वांटिटी में, तो कुछ नहीं बनेगा, बस कैलस जैसा है, कैलस ही बना रहेगा। यानी मैं इधर तुम्हें कंडीशन दिखा देता हूं, ये जैसे टेस्ट ट्यूब है, ये कैलस है, ये कैलस है। आप पहली वाली कंडीशन बता रहा हूं मैं, ये है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या हुआ, इसमें क्या डेवलप हुआ है, सूट, है ना, ऊपर वाला पार्ट डेवलप हुआ है। और ये देखना, इस वाले को दिखा दूं, या फिर आप देखें यही, इसी को मैं, क्योंकि है तो केलस ही ना, रहेगा तो केलस ही। ये क्या डेवलप हो गया, रूट्स। सही है ना, कलर भी ऐसे दिखाते हैं रूट का और उसका थोड़ा थोड़ा। इसमें कुछ नहीं, इसमें केलस ही बना रहेगा बस। ये बात नहीं है, जब ये थर्ड वाली जो लाइन है, इसकी लड़कियां पता नहीं क्यों इतनी बातें करती हैं, समझ में बात। पीछे वाली रो शांत बैठी रहती है, इधर ये बस ये हैं, ये 4 बच्चे, इनकी चोंच बंद नहीं। हाँ, बोल बेटा।
नहीं, देखिए मैं कहानी बता रहा हूँ कि अगर ये साइटोकाइन ज्यादा है ना ऑक्सीजन से तो सूट डेवलप होगी, और अगर ये है तो रूट डेवलप होगी। अब तुम ये मत सोचो कि हमें ऐसे करना है, हमें तो दोनों ही मिल चाहिए ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले साइटोकाइनिन रिच वाले मीडियम में रख देते हैं। टिश्यू कल्चर की बात बता रहा हूं मैं। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन का रेशियो लिया, लेकिन साइटोकाइनिन थोड़ा ज्यादा लिया, तो पहले ये वाली कंडीशन आ गई। फिर इसी के नीचे से रूट निकलेंगी। जब ये वाली कंडीशन, ये तो मैं अलग अलग बता रहा हूँ ना, क्योंकि अलग अलग, अगर फिर पहले हमने ये वाली कंडीशन में रखा फिर इस वाली में रखा तो पूरा प्लांट बन गया नहीं बन गया। इन दोनों को जोड़ के देखो कि इसके नीचे से अगर रूट में निकाल दूं तो पूरा बन जाएगा पौधा, छोटा सा, है ना। फिर आगे जब ग्रो करेगा उसे फिर हम फील्ड में लगा देंगे। खास तौर से फील्ड में क्या, पहले ग्रीन हाउसेज में रखे जाते हैं, जिससे कि वो सही इन्वायरमेंट में, है ना, बिल्कुल ऑप्टिमम इन्वायरमेंट दिया था उन्हें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खेत में लगा दिए। ग्रीन हाउस सीज बोलते हैं उनको। तो ये बात समझ में आई, ये डायग्रामेटिकली बता दी हमने। अब ये कहानी खत्म होगी किसकी, साइटोकाइन। साइटोकाइनिन के जो पॉइंट्स थे वो खत्म हो गए, खल्लास। चलें आगे। अब हम नेक्स्ट देखिए, आप स्टोरी पर जाइए जरा। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन है। उधर स्टोरी में भी इथाइलिन है। हाँ हाँ, अच्छा। और इधर कौन है पहले, अच्छा आगे पीछे कर दिए। जो चाहो वो पढ़ लो यार, क्या पढ़े, दोनों ही है। चलो पहले इधर मैटर में डिटेल में इथाइलिन, पहले इथाइलिन की बात कर लो। पहले इथाइलिन की डिस्कवरी पढ़ लेना थोड़ी सी। वो कजिन का मतलब ये नहीं है कि वो कोई भाई बंधु किसी का। कजिन मतलब होता है ना चचेरा भाई बहन। कजिन नाम है बंदे का, कजिन्स साइंटिस्ट का नाम है। हाँ ठीक है। तो कजिन्स ने मतलब ये देखा कि, और देखो देखा क्या, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है, गैसियस, अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो गैसियस है। पता है तो क्या देखा था, ध्यान सुनना, ये जमुड़ो, जमुरो जानते हो? जमुरो तो जेवड़ा नहीं, जमूरा। जमूरा, जमूरा से ही जमूरा आया, जमूरा। जमूरा वो जो खेल दिखाते थे, डमरू बजाने वाला, है ना, बंदर वाला। वो बोलता था ना, ए जमूरे नाच के दिखा, बंदर को बोलता था वो शायद जमूरा। तो सुना बच्चों, अगर यहाँ पे बताया गया, देखो प्रैक्टिकल नॉर्मल घरेलू बात नहीं, इसे देख लो सभी जो मैं बताया कि कटहल काट के नींबू लगा दिया, ये कर दिया। ऐसे ही अगर आप पके हुए संतरा ऑरेंजेस के पास में कच्चे बनाना रख देते हैं, वो पक जाते हैं। और उसने कहा है किसके पास में, तो ये तो कच्चे बनाना है ना, पका लेंगे। मतलब ये देख सीधी सी बात ये है कि कोई भी पके हुए फल के पास में जो कच्चे फल होते हैं तो वो धीमे धीमे जल्दी पक जाते हैं, कोई भी, सब। मतलब ये तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है, इन्होंने तो ये बोला है कि पके हुए ऑरेंजेस के पास जब कच्चे बनाना रखे गए तो वो भी राइपनिंग उनकी भी हो गई, ये इन्होंने देखा था। लेकिन मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पके फल हूं, वो तो कोई एक ही चीज तो देखेंगे ना यार एक्सपेरिमेंट्स में। कोई भी पके फल हो, उनके साथ जब कच्चे फल होते तो पक जाते, क्यों? क्योंकि पके हुए फलों से लार्ज अमाउंट में इथाइलिन गैस निकलती है, C2H4। क्या होता है C2H4? और C2H2 क्या होता है घंसू बता, C2H2 क्या होता है? C2H2 एसिटिलीन, एसिटाइल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, मतलब एच, एच एसिटिलीन, हाँ, C2H4 थाइलीन, हाँ, और CH4 मीठे। तो एक एक वो कम हो रहा है ना, CH4 चार हैं, फिर C2H4, फिर C2H2, हाँ बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं। C2H4 में दो डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब
दो बॉन्ड वो होते, समझ गए ना आप? ठीक है, लेकिन मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। वापस आते हैं। तो बेटा रे, इथाइलिन गैस लार्ज अमाउंट में निकलती है, जो कि राइपनिंग करा, मतलब राइप, जो पके हुए फल हैं उनसे ही तो लार्ज अमाउंट में निकलती है। या मैं तुमसे एक बात बोलूं, जो प्लांट पार्ट ज्यादा मैच्योर या एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनकी सेनेसेंस हो रही होती है ना ज्यादा, या एजिंग हो रही होती है, ओल्ड, जैसे हम वहां पे बोल रहे थे कि जो डिवाइड कर रहे होते हैं, या उल्टा बोलना है, जो डिवाइड नहीं कर रहे, जो क्या कर रहे हैं, एजिंग की तरफ में, सेनेसेंस की तरफ है, ओल्ड एज में, उनसे लार्ज अमाउंट में, ये जो पक रहे हैं फ्रूट्स, लार्ज अमाउंट में क्या निकलता है, इथाइलिन गैस। अकेला गैसेस हार्मोन है। वहीं आ जाओ वापस, अब तो उस पे आ जाओ, प्रॉपर है ना जहां इथाइलिन है। तो पता है, जो एक आपने देखोगा बनाना वाले जो होते हैं, केले वाले, केले के ठेल वाला जो होते हैं, तो इनका भी एक, मतलब जिसकी ठीक ठाक बिक्री है, तो वो भी इतना समझदार होता है अपने फील्ड में। देखिए अपने अपने फील्ड में, क्योंकि अब जैसे हमने नया शुरुआत में मान लो ये बिजनेस करना शुरू किया, फल लाने, या बेटा फलों का या केले का मतलब ठेला लगाना शुरू किया, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है, आप जानते हो कि पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी देखा है कि चाय वाय भी खोल के बैठ जाते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे इंजीनियर लड़की के वो है ना, और ऐसे ऐसे के उसके आईआईटी के सामने, और ये वो मतलब ऐसे ऐसे हैं जो दुकान बना, है ना, चाय की दुकान बना रखी है, और इतनी कमाई हो रही है उनकी। एक वो चाय डॉली चाय वाला है, कौन सा है वो, हाँ, वो तो बहुत फेमस है। तो ऐसे हो जाते हैं ना। हाँ, एमबीए, एमबीए है ना, एमबीए वो चाय ऐसी एक वो ऐसे ढेल लगाती है वैसे कुछ, पराठे पराठे की। तो बेटा, क्योंकि ये कोई छोटे काम नहीं है, कोई भी अगर काम है वो बिजनेस है, अगर आप ईमानदारी से वो कर रहे हैं तो देखिए वो फलेगा आपको। तो पता है बेटा, ये क्या करता है बंदा, मैं आपको उसकी बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल पे। अब चाहे कितनी बिक्री है उसके अकॉर्डिंग लाएगा। सपोज करिए कि वो, अगर जितना उसके दिन में बिकता है माल, बनाना, उतना ही केला अगर वो हर दिन खरीद के लाएगा मंडी से, बड़ी वाली मंडी से, शहर की से, तो बेटा उसे तो बहुत नुकसान होगा। बार बार उसे भाड़ा देना पड़ेगा। दिन में उसके मान लो बिके 20 किलो केले, है ना बेटा, दर्जन में है ना यहाँ पे तो। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली में हाँ, बहुत सारी जगह किलो में है, तो वो मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आगरा में किलो में खरीदता हूँ या दर्जन में खरीदता हूँ, तो ऐसे ही चलता है। तो बेटा, दर्जन में से ज्यादा बेटर रहता है किलो के। किलो में कभी छह ही चढ़ते हैं मान लो किलो पे, है ना, 40 रुपए किलो, 6 केले चढ़े चार, लेकिन वही वाली बात है लगभग। वो जो दर्जन है वो भी यहाँ 80 रुपए दर्जन मिलेंगे बड़े वाले केले। तो खैर, केले से जुड़ी हुई एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें अपनी। तो पता है, अगर वो 20 किलो केले उसके बिके, और अगर 20 किलो केले लेके आया हर दिन, तो दिक्कत हो जाएगी, उसे बार बार बहुत खर्चा पड़ेगा। तो क्या करता है कि वो 100 किलो केले लाता है, 1 कुंटल, 100 केजी में से 20 केजी एक दिन में उसका यूज हो गया। देन उसके बाद में बाकी का क्या हुआ, बाकी को उसने रख दिया स्टोर में। किसमें रख दिया, स्टोर हाउस में रख दिया। और स्टोर में रखने के बाद में, मतलब एक अपने स्टोर में पूरे में रख दिया, उसमें से पके पके बस निकाल के ले आया, और वो पके पके किस में रख दिए बेटा उसने, ठेली पे रख दिए, वो बेच लिए। अब देखिए मैं क्या बता रहा था कि 100 केजी जो लाया, उसमें से केवल 40 किलो पके थे, 60 किलो कच्चे थे, एकदम एकदम कच्चे केले। तो पहले दिन वो 20 किलो पके हुए ले गया, बाकी 20 किलो पके उन कच्चों के साथ में रखे रहे, एक छोटी सी कोठरी में। एक छोटी सी उसका स्टोर हाउस होता है, छोटा कोठरी। वहां से मैंने देखा है सुबह सुबह, केले वालों को मैंने देखा है वहां से केले भरते हुए अपने उसमें ठेल में, और ले जाते हैं फिर अपनी जहां पे खड़े होते हैं। हाँ, गोदाम एक होता है छोटा सा, जितना जितना बड़ा फल वाला उतना बड़ा उसका गोदाम है, भाई छोटा सा भी होता है। तो बेटा, अगले दिन वो जो थे ना 20, है ना, उनको वो उठाएगा। अब उनसे जो पकना शुरू हो गए थे ना, जो प्रोसेस शुरू हो गई थी, या मान लो उनमें से दो चार केले वहीं छोड़ देगा, 2-4 किलो, बाकी ले आएगा। दो चार वो भी कौन ठेल पर रखे रखे भी तो पक जाएंगे दिन भर में, शाम तक। फिर अगले दिन जाएगा तो वो पक चुके होंगे, उनमें से फिर कुछ छोड़ देगा पके हुए, फिर ले। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर सारे के सारे एक साथ 100 किलो पके ले आता तो सड़ जाते 2-4 दिन बाद ही, तो बहुत नुकसान उठा लेता बेचारा। मेरी बात समझ में आई?
तो ये एक्चुअली में बिना किसी कार्बेट या कुछ चीज लगाए हुए भी अपने आप ही नेचुरली इथाइलिन गैस का प्रोडक्शन होता है। और वो इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग के लिए जबरदस्त है ना बेटा। उसका मेन फंक्शन ही है एजिंग कराना। सेनेसेंस जो अभी हम पीछे डिले करा रहे थे, जो अभी जिब्रेलिक और ये साइटोकिनिन डिले कर, ये बढ़ाएगा, ये एजिंग को प्रमोट करेगा या सेनेसेंस को प्रमोट करेगा। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं बेटा। देखिए इथाइलिन के बारे में बता रहा था आपको। इथाइलिन में आपको याद है बेटा अकेला गैसेस हार्मोन है। और देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि इथाइलिन, एक स्टोरी अभी बताई ना कि जब ऑरेंजेस को रखा गया, पके हुए ऑरेंजेस के साथ में कच्चे बनाना, तो वो भी पक जाते हैं ना। और कि बनाना वाला किस टाइप से मतलब ज्यादा बनाना लेके आता है ना, उनमें से कुछ पके लाता है, कुछ कच्चे लाता है, जिससे कि वो धीमे धीमे उसके स्टोर में वो पक जाते हैं। तो अब इथाइलिन के बेटा एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, है ना, C2H4 गैस है, अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसेस फॉर्म में है। और इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए एक इसके ट्रिपल टेस्ट के नाम से एप्लीकेशन बोले जाते हैं। तीन जो एक एप्लीकेशन है वो क्या बोले जाते हैं? ट्रिपल टेस्ट। बताता हूं मैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना सीडलिंग की, एनसीईआरटी मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। देखते जाना साथ के साथ ही बेटा, है ना। और एक इसके अलावा स्वेलिंग कराएगा एक्सिस की, है ना। और एक एपिकल हुक फॉर्मेशन। इन तीनों को मैं ये नाम बोल रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है बेटा, ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट। इस नाम से फेमस है थाइलिन का ये। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस ये तीनों काम कर रहा है तो इसका मतलब वो इथाइलिन है। जैसे होता नहीं कि केमिस्ट्री में कि टेस्टिंग करना, तो इसीलिए ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये तीनों लाइन में लिखे हैं बेटा शुरू में। फिर आगे और एप्लीकेशन पे जाएंगे, वो मैं सारे एप्लीकेशन या लिखने के बजाय ऐसे ही आपको बता दूंगा ना, बोल दूंगा जल्दी थोड़ा कवर हो जाएगा। तो पता है एक चीज और मैंने ये बताया था आपको, जैसे कि बेटा साइटोकाइनिन जो होता है वो तो ग्रो करने वाले पार्ट्स में, जो लगातार डिवाइड करने वाले पार्ट हैं उनमें पाया जाता है या बनता है ज्यादा। और इथाइलिन जो सेनेसेंस या ओल्ड हो रहे हैं ना पार्ट, एजिंग वाले, या जो फ्रूट रैपनिंग पकते जा रहे हैं, यानी जितनी ज्यादा ओल्ड एज प्लांट पार्ट की होती जाएगी उतने उतना इथाइलिन ज्यादा मिलेगा। ठीक है। सेनेसेंट पार्ट का मतलब मैंने बताया था कि जो एज्ड वाले, ओल्ड पार्ट। ठीक है। तो बेटा अब देखिए बाकी के और जो इसके फंक्शंस हैं या एप्लीकेशन है, आपको याद होगा ये तीन तो मैंने बताया ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट बोले जाते हैं ना। मैंने बताया आपको जब इसकी डिस्कवरी की बात अभी हमने की, कजिन वाली, तो बेटा ये इसका जो मोस्ट फेमस फंक्शन है इथालिन का, वो है फ्रूट राइपनिंग। क्या है? आगे पीछे मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन आपको मिल जाएंगे जो मैं बातें बता रहा हूं। ठीक है। फ्रूट राइपनिंग कराना। और कॉमर्शियली ना, ये मार्केट में जैसे जो मिलता है, ये इसका जो कंपाउंड है कॉमर्शियली जिस फॉर्म में होता है, इथेफॉन होता है। कौन सा होता है? इथेफॉन। जो कि एक ऐसा कंपाउंड है जो स्लोली स्लोली इथाइलिन गैस मतलब रिलीज करता रहता है। और फ्रूट राइपनिंग के लिए मतलब फलों को पकाने के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है ना। इसके अलावा पता है मैंने बताया कि जिब्रेलिन जो होता था, जिब्रेलिक एसिड, वो बड डोरमेंसी ब्रेक करता था।
और सीड डोरमेंसी भी ब्रेक करता था, यानी सीड का जर्मिनेशन कराता है और बड का भी जर्मिनेशन कराता है। तो पता है इथाइलिन भी ये काम कराता है, ध्यान रखिएगा। दोनों, इथाइलिन भी ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। तो एक तरीके से ये किसकी तरह काम हो गया, जिब्रेलिक एसिड की तरह काम हो गया, नहीं हो गया? लाइक जिब्रेलिन्स, सीड डोरमेंसी भी ब्रेक करता है और बड डोरमेंसी भी ब्रेक करता है। ध्यान रखना है इस बात को, जबकि नेचर में दोनों काफी अलग हैं। जिब्रेलिक एक ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आता है, इथाइलिन आ तो दोनों कैटेगरी में जाता है। देखिए अकेला ऐसा हार्मोन है जो दोनों कैटेगरी में फिट हो जाता है, प्रमोटर भी और इनहिबिटर भी, लेकिन ज्यादातर ये इनहिबिटर है। अगर आपको एक बात पिक करनी पड़े तो इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड के साथ में। लेकिन अगर आपको ये आए कि कौन सा है जो दोनों तरीके का नेचर शो कर सकता है, तो इथाइलिन, ये एनसीईआरटी ने शुरू में बोल भी रखी है। शुरू में जो पैराग्राफ है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, वहां पे बता रखा है कि इथाइलिन दोनों कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि इसके कुछ फंक्शन प्रमोट करने वाले हैं ग्रोथ को, लाइक प्रमोटर, और बाकी के इनहिबिट करने वाले हैं, जैसे सेनेसेंस कराना, सेनेसेंस को प्रमोट करना, है ना, इंक्रीज सेनेसेंस, एजिंग। तो ये तो इनहिबिटर वाला फंक्शन हो गया ना, प्लांट पार्ट्स के सेनेसेंस को इंक्रीज करता है। एब्सिशन कराता है, क्या कराता है? एब्सिशन, यानी कि लीफ फॉल वगैरह। तो ये इनहिबिटर वाले काम हो गए, नहीं हो गए इसके? लेकिन सीड को जर्मिनेट कराना या बड की डोरमेंसी को ब्रेक करना, ये प्रमोटर वाले काम हो गए। देखिए बड़ा अच्छा सा एक काम है, जो पैडी होते हैं ना, पैडी या मतलब धान, धान या चावल की जब खेती होती है तो आपको पता है कि उसको किसी ने, जैसे आप जानते होंगे, देखा है धान लगते हुए, तो पानी में लगाते हैं, पानी रखा जाता है ना, और उसमें लगा दिए जाते हैं धान की जो वो होती है पौध, नर्सरी से उसमें से। और बेटा फिर वो ज्यादातर पानी उसमें खेतों में रखा जाता है कई दिनों तक। तो ज्यादा पानी अगर मान लो हो गया, या वैसे है ना कुछ बांध बांध टूट गया, पानी ज्यादा भर गया खेतों में, रात भर चलता रहा, तो डूब जाएंगे। तो पता है जो डीप वाटर, मतलब ज्यादा गहरे पानी में जो अगर राइस प्लांट है, तो उनका तेजी से इंटरनोड इलोंगेशन कराता है, जैसे जिब्रेलिक एसिड की तरह, और जिससे कि वो सरफेस के ऊपर आ जाए, पानी के ऊपर, जिससे कि उनके लीव्स पानी के ऊपर पहुंच जाए। ये भी एक प्रॉपर्टी देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी मिलेगी, है ना, इंटरनोड इलोंगेशन। ये पॉइंट्स सारे पॉइंट आपके बुक के वाले ही हैं, ऐसा नहीं है कि है ना कुछ मैं ज्यादा उससे अलग बात कर रहा हूं। और देखिए जो फ्लावरिंग है ना बेटा, फ्लावरिंग को भी प्रमोट कर देता है कभी कभी, या उनके जो फ्रूट्स की ना बेटा शेप को इंप्रूव कर देता है, ठीक है, जैसे जब फ्रूट सिंक्रोनाइजेशन करा देता है, मतलब एक सही प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइज होना, जैसे मैंगो में, पाइनएप्पल में, है ना। और इसके अलावा जो कुकुम्बर्स होते हैं, कुकुम्बर प्लांट, उन कुकुम्बर में ये फीमेलनेस को प्रमोट करता है। क्या करता है? प्रमोट फीमेलनेस इन कुकुम्बर।
कुकुम्बर खीरा वगैरह है ना, जो मतलब इवन मेल प्लांट के ऊपर भी फीमेल फ्लावर लग जाएंगे, समझे? यानी सेक्स एक्सप्रेशन कराना, या मतलब सेक्स का कन्वर्जन कराना एक तरीके से, ठीक है, ये इंक्रीज करता है फीमेल फ्लावर्स को। ये सिंबल तो जानते हैं ना आप, फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन कराना, इसको करेक्टर को बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो, मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो कॉटन वगैरह है जैसे, तो इनमें वो थिनिंग करता है। कॉटन, वॉलनट, चेरी, एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा आपको। उनको में थिनिंग करता है स्टेम की। देखिए लास्ट की तरफ जाके कॉटन को और वॉलनट, चेरी मिल गया ना। हाँ, जिससे कि पता है वो इजीली ना, होता कैसे, कॉटन की बॉल्स हैं, तो वो कॉटन बॉल्स वगैरह, जब आप बताइए, जो कॉटन होता है ये ऐसे लगता है ना, कॉटन के पेड़ होते हैं कपास के, तो उनसे इजीली प्लैकिंग नहीं होती। प्लैकिंग मतलब आराम से नहीं टूटता, वो हार्ड होता है, तो उसको थिनिंग कर देता है, या एब्सेशन करा देता है वहां से, जिससे कि आराम से आप उसे टच करो, और आराम से मतलब आपको जोर ना लगाने पड़े, है ना। तो ये काफी सारे, ये 10 तो मैंने यहाँ लिख दिए, और एक दो नहीं भी लिखे मैंने, है ना, बता दिया आपको। सोचिए कितने सारे जो फंक्शन हैं, किसके, इथाइलिन के। अच्छा, और सुनो, एक और अच्छा सा फंक्शन एक बता देता हूं, देखो, जो कि इसका खुद का ही है, और किसी में देखने को नहीं मिलता। इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर ग्रोथ, समझे ना आप? रूट हेयर और रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है बेटा। कौन, इथाइलिन। कितने सारे फंक्शन है, काफी सारे इथाइलिन के, मतलब उस पैराग्राफ में पॉइंट बहुत सारे हैं बेटा, आप देखेंगे लगातार पॉइंट है, हर लाइन एक पॉइंट है अपने आप में। तो ये याद रखिएगा, मतलब काफी ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से है, कौन, इथाइलिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। अगर हम बात करें क्रॉप के मामले में, एग्रीकल्चर, वैसे वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलूं मैं, अगर मैं, ये तो एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा था मैं, एग्रीकल्चर में इससे ज्यादा इफेक्टिव और कोई नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, क्योंकि उसके वैसे वाइड हो सकती हैं, बट एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो इथाइलिन के सबसे ज्यादा यूज, ठीक है। और एक चाहो तो आप नोट कर सकते हो, जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी एक फंक्शन नोट कर सकते हो। ये पॉलिन जर्मिनेशन या पॉलिनेटिव फॉर्मेशन को भी एनहेंस करता है। यहीं पे मैं बता देता हूं, इंक्रीज या एनहेंस पॉलिन जर्मिनेशन, है ना, या पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन। आप जानते हैं पॉलिन ग्रेन से जो बनती है पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा पे, तो उसको भी ये एनहेंस करता है। क्लियर? तो ये थाइलिन कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में। और देखो इथाइलिन को देख लो आप, किसी को कोई ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, गिलास में अभी है हमारी, जिसमें कि एब्सिसिक एसिड ही बचा हुआ है। देख लो जिस जिसके पास हो है ना बेटा, कोई भी दिक्कत, ये तो हिंदी वाली है, ये इनिशियल फ्लावरिंग मैंने बता दिया बेटा, पाइनएप्पल और मैंगो वाला भी बता दिया। और सारे हो गए, एफ सेशन भी हो गए, सारे हो गए। कोई भी अगर कहीं, लेकिन किसी को अगर कोई दिक्कत समझने में आ रही हो पॉइंट, तो आप फिर भी पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि देखो, अब अगर इसी को ना, अब देखना तुम, जैसे मैंने ऐसे पॉइंट लिखे हैं, और तुम इसी को घर पे जाके एनसीईआरटी वाले ये पॉइंट अगर एक एक करके लिखोगे ना, नंबर 1 to 3 पॉइंट, ये जैसे मैंने लिख दिए,
तो सोचो कितने 2 पेज भर जाएंगे। और एनसीईआरटी में उसी में सब कुछ दे दिया। क्योंकि वो तो क्या करती है कि आप जानते हो, पैराग्राफ में एक एप्लीकेशन, उसी के पीछे दूसरा शुरू, उसी के पीछे तीसरा शुरू, तो वो मिक्स हो जाता है। जबकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फंक्शन इसके लिखे हुए हैं, है ना, एनसीईआरटी में ऑक्सिन से भी ज्यादा एप्लीकेशन इथाइलिन के लिखे हुए। ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा स्टडी ऑक्सिन की हुई थी, है ना। अब देखना एबीए के भी ज्यादा नहीं है, गिनती की है बस। एबीए, एब्सिसिक एसिड, जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम आया एब्सिसन से। कहां से नाम आया है? अरे यार, ये ऐसे चलता है तो मिक्स हो जाती हैं, है ना। मतलब जो प्लांट के पार्ट है वो समय से पूर्व गिर जाना टूट के, या मैच्योर होने से पहले गिर जाना, ये वास्तव में एब्सेशन होता है। तो वहां से ये शब्द आया है, पता है। उसमें जाना डिस्कवरी में, डिस्कवरी वाले पॉइंट में जब आप जाओगे ना, जहाँ पे कजिन था वहां पे, वहीं तो वास्तव में पता है, एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। तो 3 अलग अलग तरीके के, 3 इंडिपेंडेंट डिस्कवरी हुई, अलग अलग, स्वतंत्र, 3 सब्सटेंस नाम दिए गए, है ना बेटा। एक एब्सिसन, एक इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 बोल दिया गया था, एक इनहिबिटर बी और एक डॉर्मिन। फिर कलेक्टिवली इनको क्या बोल दिया गया? एब्सिसिक एसिड। 3 अलग अलग रिसर्च हुई। एक ने डिस्कवर्ड करके कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ज्यादातर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है। तो 3 नामों से डिस्कवर हुआ बेटा, है ना। देखो, एक तो ये नाम जैसा कि इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्रमोट करता है एब्सिसन को, या प्लांट पार्ट्स को, लीव्स को, फ्लावर फ्रूट को टाइम से पहले ही गिरा देता है, तो यील्ड कम हो जाएगी, आप जानते। एनहेंस एब्सिसन। अब अगर ये एन एब्सिसन को प्रमोट कर रहा है ना बेटो, तो इथाइलिन की तरह काम कर रहा है, इथाइलिन की तरह तो काम कर रहा है। लेकिन किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है? कौन कौन थे जो एब्सेशन रोक रहे थे? वो जो प्रमोटर थे ना, वो सभी एक तरीके से रोकने का ही काम करते हैं। ऑक्सिन भी, मेन तो ऑक्सिन है, मेन ऑक्सिन है एब्सेशन रोकने वाला। वैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तीनों के काम ही प्रमोटर वाले ही थे। अच्छा, एनहेंस या प्रमोट क्या? सेनेसेंस, बुढ़ापा, बुढ़ापे को प्रमोट करेगा, प्रमोट सेनेसेंस या एजिंग प्लांट पार्ट की। इस मामले में भी थाइलिन की तरह है, और बाकियों के अपोजिट है, तीनों के, है ना। क्योंकि साइटोकाइनिन भी सेंसेस डिले करता था लीव्स की, मान लो, वो फ्रूट की करता था जिब्रेलिन। और इसके अलावा प्रमोट बड एंड सीड डोरमेंसी,
सीड और बड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है ना। इसका मतलब इस मामले में किसके अपोजिट हुआ, जरा याद करो, एंटागोनिस्टिक, जिब्रेलिक एसिड और इथाइलिन, दोनों के अगेंस्ट हुआ। और ये एनसीईआरटी एक लाइन लिख के बोलते भी है कि ज्यादातर ये फंक्शंस में जिब्रेलिक के एंटागोनिस्टिक होता है, ये एनसीईआरटी खुद कहती है ना। ज्यादातर मामलों में एप्लीकेशन में ये जिब्रेलिन के अपोजिट काम करता है, तो इस बात पे विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अलावा बिटू, अच्छा सुनो, क्योंकि डोरमेंसी करा था तो नाम डोरमिन आ गया, डोरमिन है ना। इनहिबिटर तो है ही है ज्यादातर चीजों का, और एब्सिशन कराता तो एब्सिशन हो गया। और देखो इनहिबिटर वाली बात और भी लेते हैं, ये सेंसेंस भी इनहिबिटर ही हो गया। स्टोमेटा की ओपनिंग को रोकता है या स्टोमेटा की क्लोजिंग कराता है, क्या कराता है, क्लोजिंग। इंक्रीज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोजर कराता है। बात है नहीं बच्चों, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन, कौन सी कंडीशंस में, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में, पानी की जब कमी होती है बेटा, तो ये हालांकि ये इसका काम जरूर इसका इनहिबिटर वाला है, बंद कराना, लेकिन ये फायदे की बात है। देखिए, आप ये ना सोचें कि हमेशा प्रमोट करना ही बेनिफिशियल बातें होती हैं, कभी कभी बेटा चीजों को रोकना भी बेनिफिशियल होता है। तो इनके प्लांट हार्मोन्स के फंक्शन चाहे वो किसी चीज को प्रमोट करने वाले हों या रोकने वाले हों, प्लांट के तो हित में ही है, ध्यान रखना। क्योंकि जब पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वाटर सॉइल में ज्यादा नहीं है, ड्राई है ना, ड्राई इन्वायरमेंट है बेटा, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रही है, तो तुम बताओ कि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो फिर तो और वाटर लॉस होकर प्लांट मर जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा, फिर एसिड कंडीशन बोल देते हैं, उसका वाटर लॉस हो जाएगा। तो उन कंडीशंस में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका वाटर लॉस ज्यादा ट्रांसपिरेशन में ना हो, तो ये बेनिफिट ही तो करेगा, ठीक है। अच्छा, पता है ये जो मैंने बताया था सीड डोरमेंसी वाली बात, तो एनसीईआरटी में भी लिखा मिलेगा कि एक्चुअल में सीड डोरमेंसी के मामले में, पता है मैंने आपको बताया भी था एक क्लास में लास्ट में, कि सीड डोरमेंसी होना भी जरूरी है। अगर मान लो सीड देखना, खेत में जैसे सीड बनते ही जर्मिनेट कर गए, मतलब झड़ गए प्लांट से और झड़ के वहीं के वहीं तो किसान फिर उनको बो क्यों रहा है, प्लांट उगा क्यों रहा है। ये चावल मक्का गेहूं ये सब के सब बेटा जो सीड वाले प्लांट हैं, अगर ये हम इनको कंज्यूम ही नहीं कर पाए पूरी साल स्टोर करके, क्योंकि वो तो जर्मिनेट हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए बेटा डोरमेंसी होना जरूरी है हमारे लिए। दूसरी बात, प्लांट के लिए कैसे, आप कहोगे प्लांट के लिए क्या जरूरी है सर फायदा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए वो डोरमेंसी में क्यों जा रहा है, आप खुद सोचो कि वो डोरमेंसी में जो सीड जर्मिनेट नहीं करते तुरंत डोरमेंसी में रहते हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उन्हें टाइम मिल जाए। एक्चुअली में जो एडवर्स कंडीशंस है ना, भाई हम तो सोचते हैं कि चलो हम खा लेंगे कंज्यूम कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में उनको जर्मिनेट के लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है, उन कंडीशंस में वो जर्मिनेट नहीं कर सकती, या उनका ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, या उन्हें इतनी एनर्जी मिलेगी कहां से। तो क्या करते हैं वो, उन एडवर्स मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों को, है ना बेटा, सहने के लिए या उन्हें टॉलरेट करने के लिए, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, तो वो एक रेस्टिंग स्टेट में चले जाते हैं, किसमें चले जाते हैं, टू विदस्टैंड दीज एडवर्स कंडीशंस लाइक ड्रॉट, डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब सूखा, वही है ना, ड्रॉट भी मतलब वही होता है सूखा, अकाल वकाल पड़ जाना। ये लाइन मैंने जानबूझ के ड्रॉट डेसिकेशन बोला बिकॉज ड्यू टू एनसीईआरटी शब्द है ये,
कि उसको टाइम मिल जाना या ये सब। देखो, इसीलिए मैं जानबूझ के वो सब यूज करता हूँ कि आपको उसकी लाइन हाई इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ABA helps seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for growth। तो ये बेशक उसका इनहिबिट करने वाला काम है, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है, सीड के लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि आप जानते हैं अगर प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा तो ओवरऑल तो हमारा ही फायदा हुआ ना यार। प्लांट कौन से बेचारे, उनकी खुद अपना कुछ, वो तो हमारे लिए जी रहे हैं, है ना। क्योंकि आप नर्वस सिस्टम है, आप इंसान हैं, तो आप ही तो यूटिलाइज कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। नहीं तो देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोल तो प्रोड्यूसर का और डिकम्पोजर का ही है। आगे इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा चैप्टर, तब आपको बताऊंगा भी कंज्यूमर्स का कोई रोल नहीं है इस एनवायरमेंट में ज्यादा। तो कभी अपने आप को 30 मार्क का मत समझा करो कि हमने बहुत कुछ कर दिया या करते हैं। चलिए, तो ये बात कंप्लीट हो गई। तो ज्यादातर मामलों में ABA जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट है, और ज्यादातर ग्रोथ एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है, रोकता है। क्लियर है। कोई भी अगर कोई बात अगर आपको अभी ऐसी रह गई हो, ABA में देख लो आप पढ़ के, कि कोई पॉइंट अगर ऐसा रह गया हो जो समझ में नहीं आया हो, फिर बताइए मुझे। देखो, और पता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में, अब बात कर रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे इंसान में, ह्यूमंस में जो हमारे सारी बॉडी की एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होती हैं, वो कोई बेटा एक ही हार्मोन की वजह से नहीं होती। कोई अकेला एक ही हार्मोन मान लो कुछ कर रहा है ना, ऐसा नहीं होता। उनके कई सारे हार्मोन्स की वजह से होती है, या कई सारे हार्मोन्स मिलके, कई सारी ग्लैंड मिलके तब रेगुलेट करती हैं प्रोसेस को। आपने पढ़ा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन में, एक एक करेक्ट फंक्शन भी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन कई हार्मोन से रेगुलेटेड होता है। ऐसे ही मैं आपको बता भी रहा था स्टार्टिंग में चैप्टर में, कि प्लांट के अंदर भी ये जो सारी उसकी बॉडी की एक्टिविटी होती है ना, सब, चाहे वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो, चाहे उसकी फ्लावरिंग या रिप्रोडक्टिव स्टेज हो, है ना, सारा कुछ उसका, ये सीड डोरमेंसी है, सीड जर्मिनेशन है, बट ये सारे कुछ उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं बेटा, ग्रोथ एक्टिविटीज हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं। क्योंकि अगर मैंने डेवलपमेंटल प्रोसेस बोल दिया तो यू नो डेट उसमें सब कुछ आ गया, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ये सब कुछ कई सारे हार्मोन्स के कॉपरेशन से होता है। मैंने बताया था ना आपको कि एक जैसा भी काम सो कर सकते हैं मिलके, अपोजिट, ये वाली बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कि अपोजिट भी काम कर सकते हैं और एक जैसा भी कर सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये चैप्टर आपके यहीं पे खत्म कर दिया गया है ना, नहीं तो पहले दो बातें और होती थी बेटा। एक होता था कि सनलाइट का इफेक्ट, इन्होंने यहां पे लाइन दे तो दी है थोड़ी सी, कि लाइट या जो डे पीरियड है उसका फ्लावरिंग पे इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या बोलते हैं उसको? फोटो पीरियोडिज्म, यानी इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड या डे पीरियड अपॉन फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट। तो इसके बेसिस पे तीन मेन टाइप के प्लांट होते हैं, एक एसडीपी, एक एलडीपी, और एक डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट, और एक डे न्यूट्रल। शॉर्ट डे प्लांट बेटा शॉर्ट फोटो पीरियड में फ्लावरिंग करेंगे, दिन छोटे चाहिए यानी विंटर्स मान लो। लॉन्ग डे प्लांट को दिन बड़ा चाहिए, रात छोटी, यानी फोटो पीरियड बड़ा चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट। डे न्यूट्रल में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पैदा, बोले तो, यानी अगर उनकी वेजिटेटिव स्टेज हो गई तो फ्लावरिंग आनी ही आनी है, चाहे छोटे दिन हो चाहे बड़े दिन हो। बात को पढ़िए हमारी। तो ये बेटा इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे मेज है, टोमेटो है, 4 o'clock प्लांट है, लेकिन जरूरत नहीं है अभी तुम्हें, मैं तो इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं थोड़ी सी। और एक होता है वर्नलाइजेशन। क्या होता है? वर्नलाइजेशन होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट होता है।
ये भी प्लांट को प्रिपेयर करना फ्लावरिंग को बाय चिलिंग ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। क्या होता है? लो टेम्परेचर या चिलिंग ट्रीटमेंट। फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए। बात क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, आज ही आपका क्या खत्म हो गया? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट।